हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्लास में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, सभी शिफ्टों को मिला के, ऑल शिफ्ट को मिला के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे हम वो सारे करेंगे। और देखिए, इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। आपके टोटल 100 के अराउंड क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी के आए थे सभी शिफ्टों को मिला के। तो दो जो हमारी क्लासेस रहेंगी, दो क्लासेस में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। इस क्लास में 50 रहेंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो एक और क्लास आएगी कल, तो उसमें कवर हो जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी का। मैं कवर करवाऊंगा पिछले 5 साल के पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के और जीडी के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एसएससी के, सभी के कवर करवा दूंगा मैं। पीवाईक्यू, इसके अलावा जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है पहली क्लास आ चुकी है, उसका भी जो अभी रिसेंट में ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ है उसका भी मैं जो है सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू के सब्जेक्ट वाइज वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी पहली क्लास आ गई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, जिन बच्चों का अभी अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का। और जो सीजीएल देंगे उनके लिए एक क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 का, या फिर कोई दूसरा एग्जाम देंगे, इवन आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है भाई। जिनका सिलेबस कवर है वो प्रैक्टिस सेट की तरह लगा सकते हैं, और जिनका नहीं है वो भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। जिनका कवर है पूरा सिलेबस तो आप लगाएंगे और तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो पीवाईक्यू में आए हैं, जो आपका 24 में सीजीएल में के प्री में आए हैं जो, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें हार्ड, मीडियम और इजी तीनों क्वालिटी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बस इजी रख दिया मैंने आपको खुश करने के लिए। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके एसएससी सीजीएल 2024 के हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, राजनीति के। इस बात का ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है। तो देखिए, हम टू द पॉइंट रहेंगे बिल्कुल, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। टोटल है 100 एमसीक्यू रहेंगे, इस क्लास में 50 हैं आपके, जो बाकी के बच जाएंगे कल एक क्लास आएगी उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर जो है पहली कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बाकी आप आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी क्लास में दे सकते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का या किसी और एग्जाम का भी पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू बेस्ड ही रहती है हमारी सारी क्लास। पीवाईक्यू हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टरी कर लेंगे पीवाईक्यू में, ठीक है। और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, और विद एक्सप्लेनेशन धागा धागा खोल देंगे पीवाईक्यू का, ठीक है। तो चलिए, और ये प्रैक्टिस सेशन है भैया आपका, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्लास, तो ना हिंदी वालों को डरने की ज़रूरत है ना इंग्लिश वालों को, तो दोनों का ध्यान रखा है भाई मैंने। तो आपको मेरे साथ साथ ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, ये आपको बताना है। सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है ये आपका, पॉलिटी का। तो ये आपके आंसर्स हैं भाई, तो ट्राई करिए भाई इसका जो है आंसर। कॉपी पेन ले लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और आंसर दे सकते हैं आप, पर ट्राई जरूर करिए क्वेश्चन को, एटलीस्ट पढ़ना जरूर है आपको क्वेश्चन को। डरना नहीं है क्वेश्चन से, कितना भी हार्ड हो। जितना हार्ड दिखता है वो इतना ईजी होता है, ठीक है, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो इसका जो आंसर है वो है 28 अप्रैल 2021। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इस बिल का एम क्या था, टू रिवाइज पेंशंस एंड सर्विस कंडीशंस, पेंशन और जो सर्विस कंडीशंस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनको रिवाइज करना है। और ऑब्जेक्टिव वाज टू अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कब आया था ये एक्ट, तो एक्ट के बारे में पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, ठीक है। कोई अमेंडमेंट हुआ है किसी एक्ट में तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एसएससी के लिए, इवन आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़े से हार्डर लेवल है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम इनकरेक्ट पे जरूर ध्यान देना है, टाइम हमारे पास कम होता है, कई बार हम ऑप्शंस पर जाते टाइम इनकरेक्ट को भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, और फिर करेक्ट को वहाँ पे करेक्ट कर देते हैं और पूछा इनकरेक्ट होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इसमें। तो पहली स्टेटमेंट है, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम
हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। तो जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया है। पहली स्टेटमेंट ये है आपकी। दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ एन ऑनगोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक चालू केंद्रीय प्रायोजित योजना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, तो इसे देख लेते हैं। इट इज़ एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन एज्ड बिलो 6 ईयर्स ओनली। यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक सीमित है। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है द 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस योजना के तहत जो है 6 सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। तो ये आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो 4 के 4 स्टेटमेंट सही नहीं होंगी किसी भी, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपकी 4 स्टेटमेंट सही नहीं दे रखी हैं। तो इनमें से एक गलत जरूर होगी। तो आपको गलत को ही छांटना है। एक भी गलत हो सकती है, 2 भी गलत हो सकती हैं, 3 भी गलत हो सकती हैं, पर सही चारों सही नहीं होंगी क्योंकि आपके ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, तो 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ वाली ये है। तो इनकरेक्ट बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है भाई 1 2 3। ये पहली स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी भी गलत है और तीसरी भी गलत है। बस फोर्थ स्टेटमेंट सही है और इन्होंने गलत पूछी है, तो गलत यही है भाई। और इसमें जो फैक्ट है द स्कीम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड अंडर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के अंडर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इट कम्स अंडर ICDS एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों पैसा देते हैं। 60-40 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो इसमें सेंटर भी पैसा देता है और स्टेट भी। ये होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो ये जो सेंट्रल सेक्टर होती है इसमें जो पैसा आता है वो 100% फंडिंग किसकी होती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली चिल्ड्रंस अंडर सिक्स बट ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन्स लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स। तो इसमें देख रहे हो ये दे रखा है ओनली, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है भाई। इट एक्सटेंड्स टू द चिल्ड्रन एज्ड बिलो 6 ईयर्स ओनली। तो 6 ईयर्स ओनली नहीं है, चिल्ड्रंस ही नहीं है, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स भी हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी हैं और एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं वो भी हैं। एंड सर्विसेज आर नॉट रन थ्रू NHM, तो दे आर इम्प्लीमेंटेड विया आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा जो है ये रन की जाती है। ठीक है, तो आपकी 1 2 3 जो है तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके अंडर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट executive powers of every state shall be so exercised as not be impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या हानि ना पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिका शक्ति को ऐसा निर्देश देने के लिए बढ़ाया जाएगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो यह आपको बताना है। सेंटर स्टेट का जो है रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये आपका। तो आपका जो आंसर है वो है 257। तो जो आर्टिकल 257 है पार्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो कि आता है पार्ट 11 के अंडर। इट अलाउज द यूनियन टू एंश्योर दैट स्टेट एक्शन डू नॉट हिंडर सेंट्रल अथॉरिटी और सपोर्टिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो स्टेट है वो जो है सेंट्रल अथॉरिटी को हिंडर नहीं करेगा और सपोर्ट करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस है, उसके ऊपर ये पूछ लिया है क्वेश्चन आपका, जो कि है पार्ट 11 में। आर्टिकल 257 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर आर्टिकल 158
द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन डैश शेड्यूल। तो किस में दे रखा है, किस शेड्यूल में दे रखा है? तो अनुच्छेद 158 के अनुसार तो राज्यपाल जो होता है संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य की विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे जो कि अनुसूची में निर्दिष्ट है। किस अनुसूची में निर्दिष्ट है तो ये आपको बताना है। तो ये है भैया आपके 7th जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें इंक्लूड है। तो आर्टिकल 158 डील्स विद द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो आर्टिकल 158 काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में दे रखा है आर्टिकल 158 में। द 7th शेड्यूल कंटेन यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट जो इसमें होती हैं विच डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर्स होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी जो है उसमें दे रखा है स्केड्यूल में, 7th शेड्यूल में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। इसमें 5वीं में SC/STs के बारे में दे रखा है, पहली में स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में दे रखा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। तीसरी कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका काम है भाई बताना। तो आपको 12 के 12 अनुसूची याद होनी चाहिए, क्या क्या दे रखा है उनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाइल प्रेजिंग द अमेंडिंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन said that this variety in the amending process is wise but is rarely found। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की सराहना करते हुए निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता समझदारी भरी है लेकिन यह दुर्लभ है। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन RRB NTPC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो आंसर है आपका KC वीरे है, तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स प्रोसीजर बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। KC वीरे admired this structure flexibility not commonly found in other constitution। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट जो है ग्रैनविल ऑस्टिन की भी एक बार पूछी है तो आपको याद रखनी है अगर कोई स्टेटमेंट इन्होंने दी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास्ड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको बताना है। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो कब पास किया गया था, तो ये ट्राई करिए इसको। ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और ये SSC CGL में पूछ लिया था प्री में 2024 में। तो जो आंसर है वो आया आपका 2016। तो 2016 में ये जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया था। और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिप्लेस द 1995 एक्ट। इट कवर्स 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड राइट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ईयर जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्लियामेंट पास्ड द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 टू रिपील एंड रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो संसद ने 2021 में मरीन एड्स टू नेविगेशन विधेयक पारित किया ताकि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित किया जा सके, यह आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। तो आपका जो आंसर है वो है लाइट हाउस एक्ट 1927। तो इसको रिपील एंड रिप्लेस किया है जो मरीन एड टू नेविगेशन बिल 2021 जो आया है। ठीक है, तो लाइट हाउस एक्ट ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर 1927। तो 2021 का जो एक्ट मॉडर्नाइज मरीन नेविगेशन सर्विस इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो मरीन जो नेविगेशन सर्विसेज है उन्हें मॉडर्नाइज करना और उन्हें जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है मॉडर्नाइज करना है। इट एम्पावर्स द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स टू मैनेज नेविगेशन एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के, तो कौन सा आर्टिकल है तो इसे डील करता है? ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। तो आपका आर्टिकल 166 है जो कि डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 166 166 स्पेसिफाइज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर, और इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड कंडक्ट ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट बिजनेस। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु में स्टेट में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसे जो है मॉडिफाई किया है, तो किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। तो संविधान अनुसूचित जातियों आदेश संशोधन विधेयक 2021। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। दिस बिल एम्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड सर्टेन कास्ट फ्रॉम SC लिस्ट specific to Tamil Nadu. The similar amendment bill are passed periodically for various state to update SC/ST list. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं अमेंडमेंट के ऊपर ही, अगर किसी एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार। तो बिहार में 1912 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। जगह का नाम पूछा है इन्होंने, ये आपके ऑप्शन है। तो जो ये सेशन हुआ था 1912 का INC का बिहार में, ये हुआ था आपका बंकीपुरा में, ठीक है। तो 1912 का सेशन, और किसने हेड किया था, प्रेसिडेंट कौन थे? तो रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर। तो बंकीपुरा इज़ हिस्टोरिक लोकेलिटी इन पटना बिहार में। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस वाले सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर direct its policies towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वे सामूहिक हित में हों। तो यह आपको बताना है, आपसे पूछ लिया है DPSP। तो DPSP के बारे में पूछा है, जो ये लिखा हुआ है, द स्टेट शैल पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवार्ड्स securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods। तो आपको बताना है किस जो आर्टिकल में है, ये दे रखा है। तो आर्टिकल 39B में दे रखा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 39 जो बी है, इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट फोकसेज ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो डील करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी से डील करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी है ये क्वेश्चन। तो ये 1920 में हुई थी। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है एस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को, और इसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियंस फेडरेशंस ऑफ इंडिया एंड वाज एफिलिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया अपना साथ के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है।
और आपको लास्ट में स्कोर ज़रूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, फर्दर आने वाली क्लासेस के लिए। और क्लास कैसी लग रही है आपको जो है अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है, और PYQ में पूछे गए हैं, मैंने अपने घर से नहीं बनाया भाई एक भी क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ। SSC CGL 2024 के क्वेश्चन है ये, पॉलिटी के सभी। तो क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929। तो निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी? तो ये आपको बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी, जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, तो किसने फॉर्म की थी, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज अ प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर। तो ये एक जो है प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, ध्यान रखना है आपको। ही लेटर बिकम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये सॉरी डियर लर्नर्स, तबीयत थोड़ी ख़राब है तो तो देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा है जो 1936 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी 1936 में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 और ये आपका ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन RRB NTPC में भी पूछा गया है। स्वामी सहजानंद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई हमारा? तो डैश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 1976 के 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में कितनी जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो कितने जोड़े गए थे भाई 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, ठीक है, 42nd CAA के अनुसार। तो ये जो 4 हैं आपकी बता देता हूँ मैं कौन कौन सी हैं। तो आर्टिकल 43A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये ऐड किया गया था। और एक ऐड किया गया था 39F, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और एक ऐड किया गया था 39A, जो है आपका टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है। और आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट। तो ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, DPSP आपको रटे हुए होने चाहिए भाई। और ये पार्ट किस में है? तो पार्ट 4 में है DPSP, आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक। और 51A की बात करें तो ये आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो मैं ये आते हैं पार्ट हमारे 3rd में, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो इतनी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, कंठस्थ आपको याद होने चाहिए भाई, DPSP, फंडामेंटल राइट्स और आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। इवन स्केड्यूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए आपके, ड्यूल्स जो दे रखे हैं 12 स्केड्यूल्स हैं ना, तो वो भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट The Board of Controller was established in England to control and supervise the administration of British India। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो है भारत के प्रशासन को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो ये आपको बताना है किस एक्ट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एस्टेब्लिश किया गया था। तो ट्राई करिए भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो आपका जो आंसर है वो है भाई आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश ड्यूअल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो करेंगे पॉलिटिकल कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है? कॉमर्शियल फंक्शंस करना। एंड इट मेड द गवर्नर जनरल मोर पावरफुल एंड सबॉर्डिनेट द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम है पॉलिटिकल फंक्शंस को देखना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कॉमर्शियल फंक्शंस को देखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब बना था? तो ना 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that it shall be the duty of the advocate general to give advice to the government of the state upon legal matters।
तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल जो होता है का कर्तव्य जो है राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना है। तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आपका जो आंसर है वो है आर्टिकल 165 में। तो आर्टिकल 165 के अंडर, तो आर्टिकल 165 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर ईच स्टेट। तो अपॉइंटमेंट के बारे में दे रखा है कि एडवोकेट जनरल होना चाहिए स्टेट में, ठीक है। तो वो आर्टिकल 165 में। और आर्टिकल 76 की बात करें तो एडवोकेट जनरल तो स्टेट में होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी जनरल वो होता है सेंटर में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, ये जो एडवोकेट जनरल होता है, सॉरी, जो स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, तो वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, सिमिलर टू दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द सेंट्रल लेवल। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76 जो इनका ऑफिस दे रखा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए भाई। तो आपका जो आंसर है वो है गुलजारीलाल नंदा जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गुलजारीलाल नंदा सर्व्ड ट्वाइस एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहली बार इन्होंने सर्व किया था जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में 13 दिनों के लिए। फिर दूसरी बार जो है ये बने थे, जो है प्रधानमंत्री जी जो है बने थे कब? तो शास्त्री जी की डेथ के बाद 1966 में, जब भी ये 13 दिन के लिए बने थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 13 दिन तक सर्व किया था 1996 में। गुलजारीलाल नंदा वॉज नेवर ए फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर, ओनली एक्टिंग, एंड हिज टेन्योर केम अर्लियर, मेकिंग हिम द करेक्ट आंसर एज पर एसएससी आंसर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule। तो कहना क्या जाता है क्वेश्चन, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है भाई? तो ये है आपका आर्टिकल 80, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 80 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है। द 4th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट एंड यूटी। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स दे रखी है जो 4th schedule है उसमें। और राज्यसभा किस आर्टिकल में है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा? तो वो है आर्टिकल 80 में, जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट को बस थोड़ा लंबा बना दिया है एग्जामिनर ने, बाकी ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था वैसे, बट ठीक है, कंपटीशन को भाई उसे हटाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करती है भाई, जब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना तो स्पीड मैटर करती है, बट क्वेश्चन ईजी होते हैं जो बड़ी स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में गलत है? तो पहली जो स्टेटमेंट है, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये हमें गलत लग रहा है क्योंकि ऐसा तो कहीं बात नहीं करी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये वे व्यक्तियों की भलाई को बढ़ावा देते हैं, अतः वे व्यक्तिगत और निजी हैं, नहीं भाई। तो दूसरी स्टेटमेंट भाई पढ़ लेते हैं भाई, हमें पढ़नी सारी स्टेटमेंट हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ऑप्शन को देखा और ऊपर बस लगा दिया टिक, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी जो ऑप्शन है, दीज हैव ए मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और देखते हैं थर्ड जो ऑप्शन है, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, ये भी बात करता है डीपीएसपी। और डी ऑप्शन क्या है, दे आर पॉजिटिव एंड दे आर रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। तो स्टेट को भाई लॉ बनाते टाइम या एक्ट बनाते टाइम इन सब जो है प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन
क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा पहला वाला ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हैंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, वे व्यक्तियों की भलाई को बढ़ावा देते हैं, अतः वे व्यक्तिगत और निजी हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और गलत पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कलेक्टिव इन नेचर, नॉट द इंडिविजुअलिस्टिक सेंट्रिक। जो इंडिविजुअल सेंट्रिक है ये नहीं है, कलेक्टिव है नेचर में। एम टू प्रोमोट कॉमन गुड्स, सोशल जस्टिस, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। तो इसका एम है प्रमोट कॉमन गुड्स एंड सोशल जस्टिस, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। अन्ना कैंडी द फर्स्ट जो है इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज एट अ हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट। तो अन्ना चांडी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली जो है भारतीय महिला किस उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। तो ये बताना है आपको। आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। तो आपका जो आंसर है वो है केरला, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सी वॉज अपॉइंटेड एज जज ऑफ केरला हाई कोर्ट इन 1959 में। तो अन्ना जो है चांडी इज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल जज इन ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो है विच बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट in July 2021 to help the availability of working capital for the micro, small and medium enterprises sector। तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद के लिए संसद द्वारा जुलाई 2021 में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो भाई एक्ट के बारे में पूछने लग रहा है अब। ठीक है, ईयर्स जरूर पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है पिछले एक साल में अगर कोई एक्ट अमेंडमेंट आया है तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर है वो है भैया आपका सी आंसर, द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021। और दिस बिल फैसिलिटेटेड MSMEs टू सेल देयर रिसीवेबल टू NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू गेट फंड अर्ली, और इट वाज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन MSME सेक्टर्स। तो MSME सेक्टर्स को लोन मिल सके और लिक्विडिटी उनकी इंक्रीज हो सके MSME सेक्टर्स की, तो ये गवर्नमेंट्स के एफर्ट हैं। इस जो एक्ट आया था ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट to the services of the union and the services of the state respectively under article dash। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह अनुच्छेद डैश के तहत है। तो ये आपको बताना है किस आर्टिकल में दे रखा है भाई, तो बताइए आप। तो आपका जो आंसर है वो है 320, आर्टिकल 320 के अंडर दे रखा है। और ये किस में आते हैं, तो पार्ट 14 के अंडर आते हैं भाई, ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 320 और 324 तो इलेक्शन कमीशन से डील करता है भाई, इलेक्शन कमीशन, ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो आर्टिकल जो है 320 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट। ठीक है, तो आर्टिकल 320 लेज डाउन द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, पार्ट भी पूछ रहा है कई बार कि किस पार्ट में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन डिड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप विच रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब स्थापित किया गया था जिसने बड़े भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके जो है ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई आपका कौन सा जो है सही लगता है इसमें से। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, तो दिसंबर 1953 में बना था भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिस कमीशन वॉज हेडेड बाय फजल अली। तो फजल अली ने इसे हेड किया था। और इट्स रिकमेंडेशन लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उसी के ऊपर बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1956 का।
तो स्टेट जो ये आपको कमेटी है इसका पता होना चाहिए, फजल अली कमेटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की डैश कहा था। तो यह आपको बताना है क्या कहा था भाई। तो जो डीपीएसपी हैं उनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो डीपीएसपी हैं, अ नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, संविधान की एक नवीन विशेषता है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपीज आर यूनिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्पायर्ड बाय इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। और दे आर जो है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं। और दे आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस। नॉन जस्टिसेबल है मतलब अगर इनका वायलेशन हो जाए तो सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस। अगर कोई स्टेट कोई लॉ बनाता है, कोई एक्ट बनाता है, तो इन प्रिंसिपल्स को ज़रूर ध्यान में रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी क्षेत्राधिकार सीमा से बाहर जाकर कोई मामला सुनता है, तब उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जा सकता है, ये आपको बताना है। कौन सी रिट इशू कर सकते हैं जो हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं। तो ये कर सकते हैं भाई सर्टियोररी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सर्टियोररी इज इशूड टू क्वेश द ऑर्डर पास्ड बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल विच एक्टेड विदाउट जुरिस्डिक्शन और इन वियोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो सर्टियोररी आपको ध्यान रखनी है। इवन 5 जो रिट्स हैं आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की उपस्थिति की पहचान की थी। तो ये आपको बताना है, लीगल प्रोविजंस की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किसने जो है आइडेंटिफाई किया था कमेटी ने। तो ठीक है, ये आपको बताना है भाई। ये नहीं पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी है वो रिकमेंड दिया था उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो आपका जो आंसर है वो है जस्टिस वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 में रिकमेंडेड किया था इसने लीगल बैकिंग टू सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, लीगल बैकिंग होनी चाहिए। और इट एम्फेसाइजेज ड्यूटीज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नेशनल वैल्यूज़। ठीक है, तो इसने इम्फेसाइज किया है एनवायरनमेंट के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और नेशनल वैल्यूज़ के ऊपर। तो जस्टिस वर्मा कमेटी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन। तो जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ट्राई करिए भाई। तो ये जो है USA से जो है ओरिजिनेट हुई थी। तो द कंसेप्ट ऑफ PIL वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन द लेट 1970s बाय जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। तो जो PIL का कंसेप्ट था इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1970 में जस्टिस VR कृष्णा और अय्यर और जस्टिस PN भगवती के द्वारा। इट अलाउज एनीवन टू अप्रोच टू द कोर्ट फॉर पब्लिक कॉज इवन इफ नॉट पर्सनली अफेक्टेड। पब्लिक को जो है कॉज के लिए कोई भी पर्सन जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पर्सनल जो है अफेक्ट हो रही हैं, पर्सनल चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, बल्कि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ये PIL। ठीक है, में लिखा भी हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो भारत में राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी किसे माना जाता है, ये आपको बताना है किसे माना जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो ये हैं अपने अटॉर्नी जनरल, स्टेट की बात हो रही है।
तो सेंटर की बात नहीं हो रही। तो स्टेट में कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। और सेंटर में कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। ये सेंटर के हैं और ये हैं आपके जो है स्टेट के, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो एडवोकेट जनरल इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 165 तो बाय द गवर्नर, और ही एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल एट द यूनियन लेवल। तो उनकी तरह ही काम होता है जैसे अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है, स्टेट में, तो वो सेंटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ ए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो निम्नलिखित में से कौन संसदीय कार्यवाही का एक साधन नहीं है? यह आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। तो इसमें से आपको बताना है हाफ एन आवर डिस्कशन भी इसका पार्ट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, 0 आवर डिस्कशन भी इसका पार्ट है, फुल डे डिस्कशन, 2 आवर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन, ये इसका पार्ट नहीं है भाई। ठीक है, 2.5 आवर है, ये 2 आवर इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो ऑफिशियल प्रोसीजर कॉल्ड 2 आवर डिस्कशन इन पार्लियामेंट। डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर एंड कॉमनली यूज। तो ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं पार्लियामेंट में। बाकी ये 2 आवर्स और डिस्कशन है जो ये नहीं किया जाता है, ये कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देता है? तो ये आपको बताना है भाई, क्या है, कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है। तो ये जो बात कर रहा है भाई, ये कर रहा है आपका आर्टिकल 38 की। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 38 इज़ द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इट मैंडेट्स द स्टेट टू स्ट्राइव टू प्रमोट जस्टिस इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है भाई, तो इसमें आपके जो है जस्टिस की बात की गई है, इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 38 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस कमेटीज आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की उपस्थिति को चिन्हित किया? तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका आंसर, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो दूसरे तरीके से पूछ लिया है ये किसी और शिफ्ट में, बट क्वेश्चन वही है, ये सेम जो अभी पिछले क्वेश्चंस में करवाया था मैंने, अभी जो 1-2 क्वेश्चन पहले आया था जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में, दोबारा पूछ लिया है, ठीक है, बट घुमा फिरा के पूछा है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी एम्फेसाइज्ड एजुकेशनल अवेयरनेस एंड सिविक ड्यूटीज़। द रिपोर्ट सपोर्टेड इंटीग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनटू स्कूल्स करिकुलम एंड पब्लिक डिस्कोर्स। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पावर करता है, जो प्रेसिडेंट हैं जो कि अपॉइंट करते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट में? तो आपका आर्टिकल 124(2) है, सब क्लॉज 2 है। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 states that Supreme Court judges are appointed by the President after consultation with the judges of Supreme Court and High Court. Chief Justice of India plays a key role in the collegium system of appointment. तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ द पब्लिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम? तो भारतीय संविधान की जो गणराज्य विशेषता किस देश से ली गई है? तो रिपब्लिकन फीचर किस देश से लिया है हमने, ये आपको बताना है। तो ये लिया है हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, नॉट हेयरडिटरी पोजीशंस। तो जो हेड होता है स्टेट का वो इलेक्टेड होता है, हेयरडिटरी पोजीशन नहीं है। और ये हमने जो है इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रांस, तो फ्रांस से लिया है हमने। तो फ्रांस ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी भी हमने फ्रांस से लिया है, जो कि प्रेम्बल में मैंसन्ड है।
इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास कैसी लग रही है आप अपना जो है रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है डियर लर्नर्स, ठीक है। ये सारी मेहनत जो की जा रही है, क्वेश्चंस को छांटना, अब आप देखिए पढ़ते रहिए, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और स्कोर ज़रूर बताना है आपका कितना सही गया भाई लास्ट में, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों का ध्यान रख रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चल रहे हैं हम। तो विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इज इन्वोक्ड व्हेन यू सी इन अ प्राइवेट पार्टी दैट द इंडियन फ्लैग हैज़ बीन यूज्ड एज अ कवरिंग फॉर द स्पीकर्स डेस्क। तो जब किसी निजी समारोह में वक्ता की मेज को भारतीय ध्वज से ढका गया हो, तो मूल कर्तव्यों में से कौन सा जो है अनुच्छेद लागू होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, तो कौन सा जो है अनुच्छेद लागू होता है, तो इसका जो आंसर है 51A सब क्लॉज ए, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या है, 51A सब क्लॉज ए स्टेट ड्यूटी टू अबाइड, स्टेट की ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग्स और नेशनल एंथम, ठीक है। तो इनकी रिस्पेक्ट करना है, आइडियल्स की, नेशनल फ्लैग्स की, नेशनल एंथम्स की। तो मिसयूज़ ऑफ द फ्लैग्स इज़ पनिशेबल, अगर मिसयूज़ होता है फ्लैग्स का तो पनिशेबल है किस एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंडर पनिशेबल ऑफेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह पालन करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो किस आर्टिकल में दे रखा है भैया आपका, तो ये है आपका जो है आर्टिकल 57 में। तो आर्टिकल 57 कहता है अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दी ऑफिस। तो आर्टिकल 57 में दे रखा है, और देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म अ प्रेसिडेंट मे सर्व। तो कोई इसमें लिमिट नहीं दे रखी है इसमें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाइज व्हेन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टेक्स हिज 8-year सन टू द साइट रादर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल। तो जब कोई निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लेके जाता है, साइट पर ले जाता है, तो कौन सा जो है मूल कर्तव्य लागू होता है उसके ऊपर, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी लागू होती है, तो उसके ऊपर लागू होती है भाई 51A के। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 51A सब क्लॉज के कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। इट अलाइन विद द आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन से अलाइन करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो बताइए भाई कौन सा आर्टिकल है, डीपीएसपी का आर्टिकल पूछ लिया इन्होंने। तो जो आंसर है वो है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल जो 46 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। इट अर्जेस द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शंस। तो ये अर्ज करता है स्टेट से कि टू प्रमोट एजुकेशन, प्रमोट करें एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट SCs STs और वीकर सेक्शंस के, एंड प्रमोट दैम फॉर सोशल जस्टिस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, एंड प्रोटेक्ट, प्रमोट नहीं है ये, प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, जो उनके साथ सोशल इनजस्टिस होता है उनसे भी उन्हें प्रोटेक्ट करे, ये स्टेट का कार्य है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई, आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपने क्वालिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चंस को आप निकाल ले जाएंगे फिर भी। तो आर्टिकल जो है 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 77 तो ये है भैया आपका
कंडक्ट ऑफ बिजनेस? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 77 जो है मैंडेट्स करता है दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो सारे किसके नाम पे होंगे? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो लेज डाउन द रूल्स ऑफ फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। तो रूल्स जो है ये बनाता है ऑथेंटिकेशन के लिए ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। तो इस आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 77 किससे रिलेटेड है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है? ये आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंडर है। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 28 के अंडर है। तो आर्टिकल 28(1) क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी अगर उन्हें पूरी तरह से स्टेट फंड करता है तो। एक्सेप्शंस आर अलाउड फॉर इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजियस ट्रस्ट। तो जिन जो है इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस ट्रस्ट ने एस्टेब्लिश कर सकता है उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके आंसर्स हैं। तो जो आंसर है आपका 6 साल एंड अप टू द एज ऑफ, और या तो 6 साल हो या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर हो। तो 6 साल या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। तो टेन्योर होता है 6 ईयर और अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी जल्दी हो जाएगा वो देखना है। रिमूवल प्रोसेस इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो रिमूवल प्रोसेस होता है इनका एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज जो होते हैं उसकी तरह ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11 में किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है भाई? तो ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस है सेंटर और स्टेट के। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के, और these articles define the extent of law made by the parliament and state legislature, also include distribution of legislative powers via union, state and concurrent जो लिस्ट होती है उसके, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आर्टिकल 245 से और 255 और 256 से लेके 256 से लेके और 264 या 65 तक जो है एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हैं स्टेट और सेंटर के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है, ये आपको बताना है किस आर्टिकल में है। तो डीपीएसपी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका जो है आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में जो है एडिड, और ये ऐड कब किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किया गया था। तो इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट अर्ज द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टेट को डायरेक्ट करता है प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट cottage इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो यह आपको बताना है किस आर्टिकल में दे रखा है। तो ये है आपका आर्टिकल 43
तो आर्टिकल 43 डीपीएसपी के अंडर है और इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय सपोर्टिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया। तो प्रमोट करता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को बाय सपोर्टिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 43 आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें जो है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये हैं आपका ऑप्शंस। तो जो कहा जाता है वो है लॉर्ड रिपन को, जो है फादर लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म इन 1882। तो इन्होंने जो लॉर्ड रिपन है इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म 1882 में। और हिज एफर्ट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इन्होंने जो है पंचायती राज और म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी स्थापना की थी इनके एफर्ट्स की वजह से ही। तो फादर ऑफ जो है लोकल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो है इनको बोला जाता है लॉर्ड रिपन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि जो प्रोविंसेस होती हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी, ऑटोनॉमी की शुरुआत की और द्वैध शासन को समाप्त किया, जो डायरकी थी उसे समाप्त किया। तो किस एक्ट के अंदर हुआ था, तो ये हुआ था भैया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। बाकी इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड अबॉलिस्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, ऑल्सो प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन एंड फेडरल कोर्ट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है एक्ट के बारे में। ठीक है, ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आर 12 ईयर ओल्ड फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वायलेटेड। तो यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में कार्य करता पाया जाता है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लंघित होगा, तो ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 24 की बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो आर्टिकल 24 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। सपोर्टेड बाय चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1986 में, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है इसे। ठीक है, तो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो जो है 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो मार्च 2023 तक भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो कितनी है भाई, तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं मार्च 2023 तक। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, सम ऑफ विच हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूटीज़। लेटेस्ट जो था वो है आंध्र प्रदेश का 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज़ नोन एज। तो जिस संगठन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रमुख होता है वह क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं हम इंडियन ऑडिटेड अकाउंट डिपार्टमेंट्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैग ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 148 के अंडर। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है, दैट एंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और दैट एंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करती है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कैग के बारे में। ठीक है, कैग का ऑफिस किस आर्टिकल में, तो 147 में है, 147 में जो आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अभी मैंने बताया भी था आपको पिछले से पिछले क्वेश्चन में। तो ये है ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है।
तो ये डीपीएसपी के अंडर है। तो इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स प्रमोटिंग लीगल यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज। तो लीगल यूनिफॉर्मिटी पर जो है प्रमोट करना है, इसका जो कार्य है लीगल यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना है पर्सनल लॉज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपकी जो है समितियाँ दे रखी हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इतनी बार मैंने पढ़ा दिया है और इतनी बार एग्जाम में पूछ लिया है ये, और ये 2024 में भी पूछ लिया देखो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टेड एरियाज है जहाँ से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो आपका जो आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये जो है 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और एक जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड करी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी ये, और तो आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, इतना ही याद रखना है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। बाकी यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। अब सबसे पहले आप मुझे अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपका कितना स्कोर आया है। क्वेश्चन इजी नहीं थे बिल्कुल भी, क्वेश्चन टफ टू मॉडरेट लेवल के थे, तो आपको भाई आने चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस। और एक आध क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके 40+ स्कोर आया है वो राइट डायरेक्शन में है, अच्छी प्रिपरेशन है। जिसके 40 से कम है उन्हें थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है। भाई रिवीजन करिए आप, पॉलिटी इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से नंबर गेन करवा देगा आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारी पहली क्लास थी, प्रैक्टिस सेट 1 था, मैं प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से बोलूँगा इसे, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 में आ जाएंगे, जो कि आएगी कल, उसकी जो क्लास आएगी सेकंड वो कल आएगी। पीडीएफ मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पे टेलीग्राम चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आप लोगों के लिए, ठीक है, आप इसका महत्व समझिए। जो ये सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए, जो ये सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, 5 साल के पीवाईक्यू करा रहा हूँ मैं, और इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सब्जेक्ट वाइज सबको करा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो आपकी प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल चरम लेवल पे पहुँच जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू तो आप टेंशन ही मत लीजिए, पीवाईक्यू हम एक एक करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, स्टेटिक का एक भी नहीं छोड़ेंगे, इवन करंट अफेयर्स के भी कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो पूछने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासेस के लिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए भाई किसी का आप भला करोगे, देखिए अभी ना क्लास बहुत ज़्यादा लोगों तक जा नहीं रही है, तो ये आपका काम बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्लासेस को देखें और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ये जो मटेरियल है ना मैं इसे पहुंचाना चाहता हूँ भाई एक बहुत जो मेजोरिटी है उन लोगों में, ताकि जो पीवाईक्यू है उसके लिए हमें ज़्यादा बुक वगैरह नहीं खरीदनी पड़े, ठीक है भाई। हम सब अफोर्ड तो नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे अफोर्ड कर लेंगे, तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। उनके लिए पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो फ्रीली अवेलेबल है सब कुछ आपके लिए ये मटेरियल। तो आप उनकी हेल्प करिए भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें जो है सही कंटेंट के बारे में बताइए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर क्लास पसंद आ रही है तो। बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और कल जो क्लास आएगी वो आएगी आपके पॉलिटी की सेकंड पार्ट की। ये थी फर्स्ट पार्ट की, हिस्ट्री की मैंने डाल दी है, हिस्ट्री के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी की पहली क्लास डाल दी है, जो आपका पेपर हुआ है ग्रेजुएट लेवल का 2025 में, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी मैं ले आऊँगा उसके क्वेश्चन। बाकी मैं सोच रहा था मिक्स डाल दूँ, ठीक है, एक क्लास आई है 50 क्वेश्चन है। देखिए 50 से ज़्यादा ना क्वेश्चन डालने पे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर आप कहेंगे तो मैं इन्हें क्लब कर दूंगा बाद में और फिर आपकी एक क्लास बन जाएगी, मैराथन डाल दूंगा उस पर, या फिर आप कहेंगे तो भाई मैराथन भी लेनी पड़ेगी, फिर ले लेंगे मैराथन। बट अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है, एक क्लास में अपने को ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है और पढ़ते रहना है बिल्कुल, ठीक है, जीएस को और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। तो अब आपका एग्ज़ाम है भाई, बिल्कुल अच्छे से अब बिल्कुल आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।